मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारड, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत के भाग 1 के अंतर्गत हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम मानव भूगोल के सिद्धांत भाग 2 के अंतर्गत पार्थिव एकता के सिद्धांत और वातावरण समायोजन के सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का दूसरा नाम अंतर्संबद्धता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ब्लाश महोदय ने इस सिद्धांत को सुव्यवस्थित विधि से प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा, मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल से संबंधित हैं, जिनकी विवेचना या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से की जा सकती है। प्रत्येक स्थान पर ये परिवेश से संबंधित है, जो स्वयं कई भौतिक दशाओं के संयोग का परिणाम है। अपने सिद्धांत को इन्होंने और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि वनस्पति का सामान्य रूप ही किसी प्रदेश का सर्वप्रधान लक्षण है। इसका नहीं होना एक बड़ी विचित्रता है। ऐसी वनस्पति से अपने आकार, रंग, परिमाण और संयोग विधि से उस भूखंड का सामान्य व्यक्तित्व प्रकट होता है। स्टेपीज, सवाना, भूमध्य रेखीय सेल्वास आदि नाम सामूहिक एकता के सूचक हैं, जो कि वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी जड़ चेतन तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। ब्लाश महोदय ने इसी से प्रेरित होकर कहा था कि भौगोलिक विकास के अंदर मुख्य भावना पार्थिव एकता है। संपूर्ण पृथ्वी एक है और उसके विभिन्न भाग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। टॉलमी का भी कथन है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी का प्रतिबिंब खोजता है। बाद में जलवायु संबंधी विज्ञान ने ब्रह्मांड के घूर्णन का ज्ञान प्राप्त कर इस बात का समर्थन भी किया था। कुमारी सैंपल ने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने कहा कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वह खेती करता है, यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। पार्थिव एकता के बारे में सर्वप्रथम हम्बोल्ट ने फ्रेडरिक रेटजेल के मत की पुष्टि की। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मस में पृथ्वी को एक जैविक और अविभक्त इकाई माना है और लिखा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ही जीवन पत्थर पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। बरघास ने भी अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंधों को स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए ब्रुन्स ने भी कहा है कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर केवल निश्चित दशाओं में ही कार्य नहीं करती और न ही केवल कुछ निश्चित दृष्टांतों में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती हैं, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण ये सभी शक्तियाँ परस्पर घनिष्ठ रूप से बंधी हुई हैं। अमेरिकी विद्वान हटिंगटन ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के
प्रारंभिक अध्ययन में ही ये स्पष्ट किया है कि भौतिक दशाओं और मानव अभिव्यंजना में परस्पर संबंध है, और इस बात को उन्होंने एक चार्ट के रूप में भी प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार भौतिक दशाओं के विभिन्न तथ्य जैसे पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति, धरातल, मिट्टी, खनिज, जलाशय, जलवायु सभी आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं, अतः इन्हें व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा अन्य तथ्यों के साथ ही समझा जा सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि भौतिक वातावरण का प्रभाव मानव की गतिविधियों पर पड़ता है। यह परोक्ष रूप से पशुओं और वनस्पति दोनों को प्रभावित करता है, और ये दोनों तत्व प्रकृति पर निर्भर हैं। मानव एक क्रियाशील प्राणी होने के कारण भौतिक वातावरण पशु और वनस्पति जगत में परिवर्तन करता है। आगे इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें एक तरह का संतुलन है जो पार्थिव एकता को स्पष्ट करता है। अर्थात पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है जो कि प्राचीन काल में भी विद्यमान रहा है। पृथ्वी की धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से नियंत्रित है। ये सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि वातावरण के भौतिक और मानवीय तथ्यों का एकाकी अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक तत्व एक दूसरे तत्व से नियंत्रित होता रहता है। मानव भूगोल में विविध भौगोलिक कारकों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं अपितु पारस्परिक संबद्धता के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग परस्पर जुड़े हुए हैं। तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मनुष्य जब पृथ्वी पर निवास करता है तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे कि आखेट, पशुपालन, कृषि, व्यापार आदि। इसी प्रकार वह समूह में रहकर सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। अपनी वस्तुओं, औजार, आभूषण, अन्य कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। आवागमन के लिए यातायात के साधनों का विकास करता है। इन सभी क्रियाओं में प्रकृति कभी उसे सहयोग प्रदान करती है तो कभी बाधाएं भी खड़ी कर देती है। मनुष्य को इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रकृति से समायोजन करना पड़ता है। ये समायोजन दो तरह से किया जाता है। पहला, वह अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढाल लेना, जिसे कि अनुकूलन कहते हैं। दूसरा, रूपांतरण, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसके रूप को परिवर्तित कर देना या प्राकृतिक तथ्यों का परिमार्जन करना। इस कार्य के लिए एक विशिष्ट जीवन की पद्धति अपनाई जाती है। कुछ इसे वातावरण समायोजन न कहकर विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत भी कहते हैं। समायोजन को समझने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं से परिचित होना आवश्यक है। अनुकूलन, जो कि समायोजन का ही एक अंग है, दो प्रकार का होता है। पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन भी मनुष्य की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करता है। आंतरिक अनुकूलन में कुछ परिवर्तन मनुष्य के नहीं चाहने पर भी स्वतः हो जाते हैं, जैसे गोरे रंग के व्यक्ति का निरंतर धूप के संपर्क में रहने पर आने वाली पीढ़ियों में काले रंग का होना एक सामान्य बात है। इसी प्रकार रूपांतरण की
प्रक्रिया भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही वातावरणों में संभव होती है। रूपांतरण वास्तव में मानव के वैज्ञानिक विकास और प्रगति का परिचायक है। रूपांतरण या प्राकृतिक परिस्थितियों का परिमार्जन मनुष्य ने प्रकृति से ही सीखा है। उदाहरणतः तप्त मरुस्थल में किसी वृक्ष की छाया में मनुष्य ने जब गर्मी से राहत अनुभव की, तब उसे वृक्ष और वनस्पति की आर्द्रता से ताप मुक्ति का बोध हुआ। गीली घास से गुजरती हवा ने जब उसे संतोष प्रदान किया, तो उसने पंखे की हवा को शीतल करने के लिए कूलर, जो कि घास युक्त होता है, उसका निर्माण किया। वर्तमान युग में मशीनीकरण के कारण वातानुकूलित कमरों में शीतलता का एहसास उसकी वैज्ञानिक प्रगति का ही परिचायक है। इसी प्रकार सर्दी से बचने के लिए अलाव तापना, हीटर का प्रयोग आदि भी वातावरण का रूपांतरण ही कहा जाता है। अनुकूलन में जहाँ सर्दी से बचाव के लिए हम गर्म वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं रूपांतरण में हीटर के द्वारा कमरे को तापक्रम में वृद्धि करके शीतलता से अपना बचाव करते हैं। अतः वैज्ञानिक उपकरण हीटर से ऊर्जा प्राप्त कर कमरे के तापक्रम में परिवर्तन करना रूपांतरण ही है। समायोजन को हम निम्नलिखित चार्ट के द्वारा भी भली भांति समझ सकते हैं, जो कि दर्शाया गया है। उपयुक्त चार्ट के संदर्भ में को हम अगर एक उदाहरण द्वारा समझें, जिससे कि यह स्पष्ट होगा कि एक परिवार जब अपने प्रदेश को छोड़कर किसी भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहना प्रारंभ करता है, तो उसे पर्यावरण समायोजन के लिए किस प्रकार अनुकूलन या परिमार्जन करना पड़ता है। कल्पना करते हैं कि यदि उत्तर भारत का एक परिवार इंग्लैंड जाकर बस जाता है, तो उसे सर्वप्रथम अपने प्रदेश की जलवायु की तुलना में इंग्लैंड की जलवायु ठंडी प्रतीत होगी। अतः वह सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्रों का प्रयोग करेगा, घर को गर्म करने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करेगा, शरीर को गर्म रखने के लिए कभी कभी मदिरा पान भी कर सकता है। ये सब तथ्य प्राकृतिक अनुकूलन से संबंध रखते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक तथ्यों में उस परिवार को अपने निकट पड़ोसियों से वार्तालाप के लिए अपनी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग, पहनावे में धोती कुर्ता साड़ी के स्थान पर पैंट शर्ट आदि को अपनाना पड़ सकता है। सार्वजनिक समारोह भोज आदि में पाश्चात्य तरीकों को सम्मिलित करना पड़ सकता है, जबकि भारतीय परिवेश में रहते समय उसका काम अपनी मातृभाषा हिंदी में हो जाता था। इंग्लैंड में काफ़ी समय गुजारने के पश्चात उसके सांस्कृतिक परिवेश में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। धीरे धीरे वह परिवार वहाँ के साहित्य, धर्म, दर्शन, कला आदि से प्रभावित होकर अपनी कार्यशैली में परिवर्तित करने लगता है। पाश्चात्य शैली में संगीत और नृत्य आदि सीखने लगता है और इस प्रकार रहन सहन, खान पान में उसी पर्यावरण के अनुकूल वह अपने आप को ढालने का प्रयत्न करता है। उसकी त्वचा का रंग जलवायु के प्रभाव के कारण गौण होने लगता है और ये परिवर्तन आने वाली पीढ़ी में भी दिखाई देगा। अब हम इन परिवर्तनों का वातावरण समायोजन के संदर्भ में विश्लेषण करें। जैसे परिवार का गर्म वस्त्रों का उपयोग करना, भोजन में ऐसे पदार्थों को सम्मिलित करना जिससे कि शरीर में ऊर्जा बनी रहे, बाह्य और आंतरिक अनुकूलन का उदाहरण है। जलवायु के कारण त्वचा का गौण होना और भावी पीढ़ी में इस गुण का हस्तांतरण होना अनैच्छिक अनुकूलन है, जबकि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग या पहनावे में परिवर्तन ऐच्छिक अनुकूलन कहा जाएगा। इसी प्रकार कमरे को गर्म रखने के लिए हीटर का प्रयोग
प्राकृतिक वातावरण रूपांतरण कहलाएगा। सांस्कृतिक रूपांतरण के अंतर्गत पाश्चात्य शैली, संगीत, नृत्य, साहित्य, धर्म, दर्शन, कला आदि के परिवर्तन को सम्मिलित किया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण व्यक्तिगत समायोजन का है, किंतु भूगोल से हम मानव समूह के रूप में अध्ययन करते हैं। इसमें हमें ये समझना होता है कि सामूहिक स्तर पर एक मानव समूह पर्यावरण से किस प्रकार समायोजन करता है। उदाहरणतः टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो जातियां खाल, चमड़े आदि के वस्त्र पहनती है, कच्चे मांस का सेवन करती है, रेंडियर का दूध और मांस खाती हैं, सील मछली की चर्बी का प्रयोग करती हैं इग्लू को गर्म करने में। रेंडियर और कुत्ते स्लेज गाड़ी खींचने का काम करते हैं। ये लोग खेती नहीं करते क्योंकि फसलों के पकने के लिए इन्हें पर्याप्त तापमान नहीं मिल पाता, अतः ये अपना जीवन निर्वाह आखेट पर ही करते हैं। यह अनुकूलतम का एक अनुपम उदाहरण है। घन को गर्म रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाना वातावरण रूपांतरण का उदाहरण कहा जा सकता है। सूखे प्रदेशों में कृषि की शुष्क खेती पद्धति अपनाना, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना, खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग करना, सीढ़ीनुमा खेत बनाना आदि क्रियाएं कृषि जगत में अनुकूलन तथा हरित गृह पद्धति से फसलों का उत्पादन वातावरण रूपांतरण का अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार पृथ्वी पर समायोजन में विभिन्न प्रकार की स्थानिक भिन्नताएं मिलती हैं। मानव भूगोल में उपयुक्त तीनों सिद्धांतों का क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन के सिद्धांत का बड़ा महत्व है, क्योंकि क्रियाशीलता के सिद्धांत से हमें पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन और इन परिवर्तन के पीछे जिन आंतरिक और बाह्य शक्तियों का हाथ होता है उसका पता चलता है, और साथ ही क्रियाशीलता के कारण मानव और प्रकृति के परिवर्तित संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है कि संपूर्ण विश्व एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग परस्पर रूप से संगठित हैं। मानव भूगोल का तीसरा सिद्धांत वातावरण समायोजन से संबंधित है, जिससे कि हमें प्रकृति और मानव के परस्पर अनुकूलन और समायोजन का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सिद्धांत हमें अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का गुण सिखाता है, जो कि वास्तव में सफल जीवन की कुंजी है।